हाँ जी, तो असिस्टेंट अकाउंटेंट और बीकॉम के लिए ये हमारी क्लास है और ये एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल मेरी हैंडराइटिंग थोड़ा-सा मुझे माफ़ करिए, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है बेसिकली 3 डिसीज़न के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की थ्योरी अलग से कवर करेंगे, ये इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैं कवर कर रहा हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर 3 डिसीज़न के बारे में बात करते हैं। एक हमारा फाइनेंसिंग डिसीज़न होता है, एक हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है और एक हमारा डिविडेंड डिसीजन होता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो बेसिकली फाइनेंसिंग डिसीजन का पार्ट है, ठीक है? वो बेसिकली फाइनेंसिंग डिसीजन का पार्ट है। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है? देखिए, किसी भी अगर आप कोई भी कैपिटल को रेज करते हैं, कोई भी कैपिटल आप चाहते हैं कि आपके पास कोई कैपिटल आए या कोई पैसा आपके पास आए, जैसे आप लोन की फॉर्म में पैसा लेते हैं, शेयर्स की फॉर्म में पैसा लेते हैं, डिबेंचर्स की फॉर्म में पैसा लेते हैं, तो कहीं न कहीं उसकी एक कॉस्ट है जो आपको भी पे करनी पड़ेगी। जैसे अगर आप लोन लेते हैं, तो उस पर आपको क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। तो ये उसकी क्या है, एक तरीके की कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उस कैपिटल की कॉस्ट है। हम इसी को यहाँ स्टडी करने वाले हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकाली जाती है। अब आपको ये समझना होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, तो वो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है? ठीक है, ये इसकी हेडिंग है, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इसका ये इंपॉर्टेंट क्या पार्ट है, क्यों ये आखिर चाहिए क्यों? ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी क्यों है? तो पहला ये है, जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन होते हैं, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो क्या इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। मान लीजिए आप बैंक से लोन लेते हैं और उस पर आपको 6% इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और आप जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहां इस पैसे को आप लगा रहे हैं, वहां से आपको 8% मिल रहा है। तो ठीक है, 8% आपको मिल रहा है, 6% आपकी जेब से जा रहा है, 2% आप अर्न कर रहे हैं। बिल्कुल बढ़िया है। लेकिन ये तो आप तब कर पाओगे ना जब आपको ये पता होगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल है कितनी आपकी, ठीक है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है आपकी? अगर आपका इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप फाइंड आउट करना जानते हैं, तो आपने निकाला उसे 6% और इन्वेस्टमेंट का आ रहा है 5%, यानी कि जब आप अर्न करेंगे तो 5 कमा रहे हैं और आपको देना पड़ रहा है 6, तो यहाँ पर तो आप -1% के लॉस में हैं। तो जब तक आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं पता होगी, तब तक आप कैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में या इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे कर पाएंगे आप? ठीक है, इसलिए चाहिए। दूसरा पॉइंट, कैपिटल स्ट्रक्चर को प्लान करने के लिए हम यहाँ पर जानते हैं कि हमारी जो कैपिटल होती है उसके अंदर दो बेसिक पार्ट होते हैं, एफएम के मुताबिक, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। एक होता है डेप्ट पार्ट, यानी कि उधार लिया हुआ पार्ट, उधार ली हुई कैपिटल, और एक हमारी होती है जिसे हम इक्विटी कैपिटल बोलते हैं। कोई भी कंपनी कभी भी अपने सर पे ज़्यादा डेब्ट नहीं रखना चाहेगी या ऐसा भी नहीं करना चाहेगी कि उसकी सिर्फ़ इक्विटी कैपिटल ही ज़्यादा हो जाए या इक्विटी पार्ट उसका ज़्यादा हो जाए। तो प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि सबसे एक्सपेंसिव कैपिटल होती है, सबसे एक्सपेंसिव सोर्स होता है कैपिटल का, वो इक्विटी होता है। क्योंकि यहाँ आपके बड़े प्रॉब्लम आती है आपके साथ। एक एक तो आपकी ओनरशिप डाइल्यूट हो जाती है। ओनरशिप डाइल्यूट हो जाती है। डाइल्यूट होने का मतलब होता है कम हो जाती है, ठीक है, बट जाती है ओनरशिप। दूसरा, यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं, जो इक्विटी कैपिटल होती है, उसका जो डिविडेंड रेट होता है वो फिक्स नहीं होता, तो क्या पता ज्यादा डिविडेंड देना पड़ जाए। तो अगर आपके खाली इक्विटी है, तो आपकी ओनरशिप क्या कर रही है, डाइल्यूट हो रही है। और अगर आपके पास खाली डेप्ट है, इक्विटी कम है, डेप्ट ज्यादा है, तो आपको शायद इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ जाएगा। तो इसको प्लान करने के लिए मुझे कितना पार्ट डेप्ट का रखना है, कितना पार्ट इक्विटी का रखना है, उसके लिए भी मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिमम रिसोर्स मोबिलाइजेशन, कि मैं कहाँ से कितना पैसा लेके आऊँ, क्योंकि बैंक से लोन लेता हूँ या प्रेफरेंस शेयर इशू करता हूँ या इक्विटी शेयर इशू करता हूँ, किससे मेरे को कम देना पड़ेगा, किससे मैं ज्यादा पैसा ला पाऊंगा, कहाँ से मेरे को कॉस्ट कम पड़ेगी, वो देखना है। प्रोजेक्ट के एक्सपेंशंस के इवैल्यूएशन करने में काम आता है। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है
उसे इवेल्युएट करने में, उसे कैलकुलेट करने में ये काम आता है। हमारे पास मेजरमेंट कितने तरीके के हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के, तो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को दो तरीके से मेजर करते हैं। एक होता है जब मैं स्पेसिफिक सोर्स ऑफ फाइनेंस को क्या करूंगा, उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करूंगा। स्पेसिफिक सोर्स क्या है, मैं डेब्ट को अलग देख रहा हूं, इक्विटी का अलग निकाल रहा हूं और प्रेफरेंस शेयर का अलग निकाल रहा हूं। जब मैं इन तीनों की अलग अलग कॉस्ट निकाल रहा हूं तब मैं ये पहला वाला कर रहा हूं। और अगर मैं इन तीनों की एक साथ निकालूंगा तो मैं इसको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहूंगा। इसी को हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। ठीक है, जिसका बहुत बड़ा रोल है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो आगे हम जब हम आगे इसमें और यूनिट्स में जाएंगे तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी पढ़ने में तो इस वर्ड ने बहुत बार आना है। तो अब हम दूसरे पॉइंट पे पहुंचते हैं कि चलिए देखते हैं कि ये स्पेसिफिक सोर्स ऑफ फाइनेंस को हम निकालेंगे कैसे। तो इसमें जो सबसे पहला सोर्स ऑफ फाइनेंस हमारे पास आता है वो होता है कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल, यानी कि डेप्ट, उधार, उधार की जो कैपिटल है वो हमारी सबसे पहली सोर्स ऑफ फाइनेंस होती है। यहाँ पे हमारे पास दो तरीके की उधार हो जाता है, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म भी आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है रिडीमेबल, जिसको कंपनी वापस लेगी, यानी कि कोई डिवेंचर इशू किया है तो उसे कंपनी क्या करेगी, वापस लेगी। और एक होता है इरिडीमेबल, जिसे कंपनी वापस नहीं लेती अपनी लाइफ टाइम में। इसे परपेचुअल डेब्ट भी कहते हैं, इसी को हम परपेचुअल डेब्ट भी कहते हैं। एक बात और याद रखिएगा, कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट 2013 में ये मना है कि आप कोई इरिडीमेबल डेब्ट इशू कर सकते हैं। इरिडीमेबल डेब्ट इंडिया में इशू नहीं हो सकते, किसमें, किसके अकॉर्डिंग, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। लेकिन फॉर स्टडी पर्पस हमें ये पढ़ना पड़ता है, ठीक है, कि कॉस्ट ऑफ परपेचुअल इरिडीमेबल डेब्ट कैपिटल कैसे निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ परपेचुअल, परपेचुअल मतलब लगातार चलने वाली, या ये कहें इरिडीमेबल डेब्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालते हैं। परपेचुअल डेब्ट को पहले समझ लेते हैं। ये उस अमाउंट ऑफ डेब्ट के साथ है, ये वो उधार है जिसे कंपनी रिडीम नहीं करेगी। ये रिडीमेबल लिखा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, रिटर्न में टाइपिंग एरर है। रिडीमेबल तो रिडीमेबल नहीं होता लाइफ स्पैन में, यानी कि जो कंपनी है, जो लोनी कंपनी है, लोनी कंपनी यहाँ पर किसको बोलते हैं, जिसने लोन लिया हुआ है। लोनी कंपनी जो है वो कभी अपने लाइफ टाइम में इसको वापस नहीं लेती, रिडीम नहीं करती। अब ऐसी डेब्ट को कैसे निकालेंगे, तो आप इसको अलग अलग पढ़ेंगे ना, तो कई बुक्स में आपको पता है नाम क्या नजर आएगा, के बी। किसी बुक में लिखा होगा के डी, कहीं लिखा होगा सी डी, कहीं लिखा होता है सी बी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस्ट ऑफ बोरिंग कैपिटल, कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल, कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैपिटल, कॉस्ट ऑफ बोरिंग कैपिटल, यही मतलब है। इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है आईपी अपॉन एनपी इंटू 100। बट क्वेश्चन रेज होता है कि आईपी क्या है, और उससे पहले एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पर जब हम निकालते हैं तो ये जो निकलती है यहाँ पर, ये बिफोर टैक्स निकलती है, बिफोर टैक्स निकलती है। अगर ये आपको आफ्टर टैक्स चाहिए तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आईपी अपॉन एनपी, इनटू में रखना पड़ेगा 1 माइनस टी के इनटू 100, या आप एक शॉर्ट का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्स गिवन है, अगर आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्स गिवन है, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको टैक्स रेट के साथ 1 माइनस टी करके। 1 माइनस टी का मतलब है कि टैक्स, उसमें टैक्स को माइनस किया गया है। 1 माइनस टी का मतलब क्या है, हमने 100% प्रॉफिट को मान लिया और उसमें से जितना भी टैक्स का परसेंटेज है माइनस कर दिया, जो बच गया वो हमारे लिए हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास मन में एक सवाल उठेगा कि सर आईपी किसको बोलते हैं, तो आईपी हम बोलते हैं इंटरेस्ट पेबल को। जो इंटरेस्ट मैंने पे करना है, किसको, डिवेंचर होल्डर्स। और एनपी किसको बोलते हैं, तो एनपी हम बोलते हैं नेट प्रोसीड्स को, नेट प्रोसीड्स को। नेट प्रोसीड्स का मतलब यहाँ पर होता है कि जब आप अपने डिवेंचर को इशू करेंगे, जब आप अपने प्रेफरेंस शेयर को इशू करेंगे, तो वहां से आपको नेट पैसा कितना मिलेगा। अब कई लोग क्वेश्चन ये रेज करते हैं कि सर ये क्या मतलब हो कि कई पैसा अलग मिलेगा, अगर मैंने 5 लाख के शेयर इशू किए हैं तो मुझे 5 लाख ही तो मिलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर नेट प्रोसीड्स की कैलकुलेशन बता रहा हूँ। नेट प्रोसीड्स निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले
फेस वैल्यू होनी चाहिए। किसकी फेस वैल्यू होनी चाहिए? ऑफ डेप्ट बोल लो, इक्विटी बोल लो, जो बोलना है आप, यहाँ प्रेफरेंस बोल लो, इक्विटी तो नहीं, फेस वैल्यू ऑफ डेप्ट आपके पास होना चाहिए। फिर फेस वैल्यू ऑफ डेप्ट के ऊपर आप क्या प्लस करेंगे? देखिए एक ही चीज प्लस होती है, बाकी सारी चीजें लगभग माइनस ही हैं। तो पहली जो चीज प्लस होती है वो होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर आप अपने डिवेंचर को प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं, उसको आप प्रीमियम पर क्या कर रहे हैं? जारी कर रहे हैं, तो उसका जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है, आप उसे वहां पर क्या करेंगे? प्लस करेंगे। माइनस क्या करेंगे? अगर आप उसे डिस्काउंट पे कर रहे हैं तो माइनस करेंगे। अगर आप उस पे इसे इशू करने में कोई ब्रोकरेज दे रहे हैं, कोई अंडर राइटिंग कमीशन दे रहे हैं, या कोई आप उसमें कोई प्रिंटिंग का खर्चा दे रहे हैं, या आपके कोई अदर एक्सपेंसेस हैं, ये इसमें से क्या हो जाते हैं? माइनस, जो आता है उससे हम नेट प्रोसीड्स बोलते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है कि सर कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेप्ट क्या होता होगा? देखिए कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेप्ट, पहले आप रिडीमेबल डेप्ट का मतलब समझिए। कंपनी 10 साल बाद, 5 साल बाद, 20 साल बाद, 15 साल बाद, जो भी उसका टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के बाद अपने डिवेंचर्स को क्या करेगी? रिडीम करेगी। अपने लोन को क्या करेगी? रिडीम करेगी। दैट मीन्स पैसे वापस करेगी जिनसे उसने उधार पैसा लिया हुआ। अगर ऐसा होगा तो यहां पर जो फॉर्मूला बनता है सीबी, यानी कि कॉस्ट ऑफ बोरिंग कैपिटल बिफोर टैक्स का जो फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूला यहां पर होता है आईपी प्लस एमवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन अपॉन एमवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2 और इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज में हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए होती है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर सीबी आफ्टर टैक्स की बात करूं, ये मुझे आफ्टर टैक्स चाहिए हो, तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा? तो जो मेरा फॉर्मूला यहाँ पर होगा वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। आईपी यहाँ पर 1 माइनस पी होगा, प्लस वही एम वी माइनस एन पी डिवाइडेड बाय एन अपॉन एम वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 हो जाएगा। आपको एनपी के बारे में पता है, आपको आईपी के बारे में पता है। आपको जिन वर्ड्स के बारे में यहाँ पे नहीं पता, जिन एब्रिविएशंस के बारे में आपको नहीं पता, वो है एम वी। एम वी का मतलब होता है मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू का मतलब होता है कि जब कंपनी अपने डिबेंचर्स को वापस लेगी, जब कंपनी अपने डिबेंचर्स को वापस लेगी, तो उनमें कितना पैसा वो वापस करेगी, कितना पैसा वापस करेगी उन डिबेंचर्स का। तो इसके लिए हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। और ध्यान रखिएगा, एक बात और आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि कोई भी डिबेंचर या कोई भी लोन डिस्काउंट पे कभी रिडीम नहीं होता। तो वो ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम पर रिडीम हो जाएगा, और जिस प्रीमियम पर रिडीम हो जाता है उस प्रीमियम को हम बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। उसको हम बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। और यहाँ पे जो एन है, जो एन है उसका क्या मतलब है? तो एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स टू मैच्योरिटी। मतलब कितने साल बाद आपका ये डिवेंचर क्या होगा? मैच्योर होगा, उसके बारे में यहाँ पर। कभी कभार एक चीज आती है कि ये शॉर्ट टर्म डेब्ट भी होती है, बिल्कुल होती है। लॉन्ग टर्म डेब्ट बोलते हैं हम 1 साल से ज्यादा वालों को। उसमें वैसे टाइम पीरियड ये होता है कि 0 से 12 मंथ अगर है तो वो शॉर्ट टर्म है, करेंट लाइबिलिटी मान लीजिए उसे। 12 टू उसमें ले लीजिए आप उसको, जो अगर वो 1 ईयर से लेकर आपका 4 ईयर या 5 ईयर तक है, तो इसको हम बोलते हैं अपना मिड टर्म बोल देते हैं, एक तरीके से मिड टर्म डेप्ट हो जाता है। और लॉन्ग टर्म हमारा हो जाता है 5 साल से ज्यादा का। लेकिन यहाँ पर हम, क्या शॉर्ट टर्म डेप्ट का कोई कॉस्ट होता होगा? तो बेसिकली शॉर्ट टर्म डेप्ट का ऐसा कोई फॉर्मूला, ऐसे कॉस्ट का कोई स्पेशल फॉर्मूला है नहीं। इसका जो सिंपल फॉर्मूला है वो इतना हो जाएगा कि अगर आपका के एस एल यानी कि शॉर्ट टर्म डेप्ट, ठीक है, शॉर्ट टर्म डेप्ट समझ लीजिए, शॉर्ट टर्म लोन समझ लीजिए, ठीक है, या फिर इसको सी एस एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वहां पर आप क्या करिए, जो आपका इंटरेस्ट है आप उसे ऊपर रखिए, फॉर्मूला सेम ही है, नेट प्रोसीड्स को नीचे रखिए, और ये इंटरेस्ट पेबल वाला ही होगा जो आप पे करेंगे, और इनटू कर दीजिए 100 से, काम बन जाएगा। वही फॉर्मूला है जो आपका कॉस्ट ऑफ इरिडेबल डेब्ट का है। अब आ रही है बात आपकी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस की। क्या प्रेफरेंस शेयर की कैपिटल की भी कोई कॉस्ट होती है? बिल्कुल होती है। और यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर फिर अगेन दो तरीके के, इरिडीमेबल और
आपका रिडीमेबल। एक बात और समझिए, ऊपर जो आपने पढ़ा वो कॉस्ट ऑफ डेब्ट था। कॉस्ट ऑफ डेब्ट जो होता है वो हमेशा आपका बिफोर टैक्स आता है, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस होता है ये हमेशा आफ्टर टैक्स आता है। मतलब इसमें जो मैं सीपी निकालूंगा वो डायरेक्ट आफ्टर टैक्स आएगा, डायरेक्ट आफ्टर टैक्स आएगा। और उसमें जो फॉर्मूला होता है वो होता है पीडी अपॉन एनपी इंटू 100। ये पीडी क्या है? प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। क्या कॉस्ट ऑफ इरिडेमेबल डेब्ट, इसका भी कोई फॉर्मूला है? अच्छा, इसमें अगर आपको आप इसको इसमें आपको अगर बिफोर टैक्स बनाना हो तो क्या करेंगे आप? तो क्या करेंगे? तो सिंपल है, आप पीडी रखिए, एनपी रखिए और 1 माइनस पी से इसको डिवाइड कर दीजिए। मल्टीप्लाई मत करिएगा, मल्टीप्लाई आफ्टर टैक्स में जाने के लिए करते हैं, डिवाइड में बिफोर डिवाइड करते हैं बिफोर टैक्स में आने के लिए। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का कोई फॉर्मूला होता होगा? बिल्कुल होता है सर, पी डी होता है प्लस होता है एम वी माइनस एन पी। अगर आप ध्यान रखें तो ये फॉर्मूला लगभग वैसा ही मैच कर रहा है जो आपने अभी अभी कहां पर देखा, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेब्ट में देखा। इसके बाद एक कॉस्ट इक्विटी भी होती है। इक्विटी कॉस्ट में निकालने के लिए हमारे पास तीन मेथड होते हैं। तीन मेथड में हमारा पहला मेथड कहलाता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल बाय डिविडेंड यील्ड मेथड। अब अगर आपका डिविडेंड यील्ड मेथड है तो यहाँ पर सीई का फॉर्मूला कैसे लगेगा? सीई कैसे क्या निकलेगा, क्या फॉर्मूला होगा? तो फॉर्मूला यहाँ पर हमारे पास होता है डिविडेंड पर शेयर अपॉन एमपी इंटू 100। डीपीएस का मतलब यहाँ पर डिविडेंड पर शेयर है और एमपी का मतलब मार्केट प्राइस से है। अर्निंग यील्ड मेथड की बात करें तो अर्निंग यील्ड मेथड में यानी कि आपका सीई का यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो होता है ईपीएस अपॉन एनपी इंटू 100। ईपीएस का मतलब क्या होता है? अर्निंग पर शेयर। अगर हम यहाँ पर डिविडेंड इसका तीसरे फॉर्मूले की बात करें तो तीसरा होता है इसका डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, असिस्टेंट अकाउंटेंट में कई बार ये क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, और आपके बीकॉम में ये क्वेश्चन आ जाता है डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ मेथड। इसमें आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है DPS 1 अपॉन MP इंटू 100 प्लस ग्रोथ। ये DPS 1 ही है जो आपको समझना है। DPS 1 यहाँ पर जो होता है वो एक्सपेक्टेड डिविडेंड होता है। एक्सपेक्टेड मतलब फ्यूचर में जो आने वाला डिविडेंड है। एक्सपेक्टेड डिविडेंड एट द एंड ऑफ ईयर। और जी का मतलब तो यानी कि ग्रोथ तो है वहां। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग हमारे पास चौथी कैपिटल भी होती है, चौथा भी होता है। अभी आप बोलोगे सर आपने तो बोला डेब्ट होती है, इक्विटी होती है। देखिए कुछ कैपिटल हम इसको रिटेन अर्निंग रखते हैं, अपने पास रखते हैं। कुछ अपना प्रॉफिट कमाते हैं, उसका कुछ हिस्सा अपने पास रख देते हैं। जिस हिस्से को हम अपने पास रखते हैं इसे हम लोग बोलते हैं प्लॉइंग बैक। कंसेप्ट होता है प्लॉइंग बैक प्रॉफिट। यानी कि ऐसा प्रॉफिट जिसको हमने अपने पास ही रोक लिया है, उसे हमने बांटा नहीं। उसको हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग बोल रहे हैं। इसकी कॉस्ट होती है, बिल्कुल होती है इसकी कॉस्ट। इसकी कॉस्ट होती है DPS 1 माइनस डी सॉरी ईपी, एक मिनट, एमपी आएगा नीचे, मार्केट प्राइस 1 माइनस टीसी इंटू 100। ध्यान रखिएगा जिस टी की, जब हम टी की बात करते हैं वो कॉर्पोरेट टैक्स है, वो कॉर्पोरेट टैक्स है। लेकिन जब हम यहाँ पर टी डी और टीसी की बात कर रहे हैं, ये दोनों टैक्स जो हैं ये अलग हैं। इनमें से जो टीडी है वो आपका डिविडेंड इन द इनकम टैक्स है। वो क्या है? इनकम टैक्स है आपका, इनकम टैक्स ऑन डिविडेंड इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर या इन्वेस्टर। जिसने वो पैसा इन्वेस्ट किया है उसको जब डिविडेंड मिलेगा उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा। और जब हम टीसी की बात करते हैं तो ये है आपका कैपिटल गेन टैक्स। ये आपका क्या है? कैपिटल गेन टैक्स है, क्योंकि जब मार्केट प्राइस में चेंज आता है तो उसकी आपकी वेल्थ बढ़ती है, वेल्थ में चेंज आता है। और जब वेल्थ में चेंज आता है
तो आपकी कैपिटल गेन्स आपके आपके ऊपर कैपिटल गेन जनरेट होता है, इसलिए उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है, इसलिए एमपी के साथ मल्टीप्लाई में। इसके बाद वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये क्या होता है? इसे हम कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। ये वो कैपिटल है जिसे कंपनी को कमाना ही होगा ताकि वो अपने डिफरेंट इन्वेस्टर, जैसे डेब्ट वाला इन्वेस्टर हो गया आपका, इक्विटी वाला हो गया, प्रेफरेंस वाला हो गया, इनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, उसको क्या कर सके? सेटिस्फाई कर सके। ये दो तरीके से निकाला जाता है। एक निकाला जाता है बुक वैल्यू के ऊपर, एक निकाला जाता है मार्केट वैल्यू के ऊपर। एक निकाला जाता है बुक वैल्यू के ऊपर जिसमें हम फेस वैल्यू को लेते हैं, यानी कि जितना भी आपका शेयर का फेस वैल्यू होता है उस पर, और एक होता है मार्केट वैल्यू जब हम मार्केट वैल्यू पे निकालते हैं। इसके बाद वेटेड एवरेज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आती है, न्यू फाइनेंस से रिलेटेड होती है। अब आप इन दोनों के बीच में फर्क समझिए। जब हम वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात कर रहे हैं तो मैं एग्जिस्टिंग कैपिटल की बात कर रहा हूँ, जो मेरे पास एग्जिस्टिंग कैपिटल है। और जब मैं यहाँ पर मार्जिनल की बात करता हूँ, मार्जिनल का मतलब ही एडिशनल होता है। मार्जिनल का मतलब ही एडिशनल होता है, तो जब मैं एडिशनल कैपिटल यानी कि नई कैपिटल के ऊपर चेक करता हूँ तो उसे मैं वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहता हूँ। ठीक है, इन फॉर्मूलोज को इनको आप एक बार याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं यहाँ पर आपको इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह कराऊंगा। ठीक है, इस चैप्टर के। जब तक नई असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी नहीं आती तब तक हम ये धीरे धीरे थोड़ा अपना कवर करते रहेंगे। आप इसको, अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को आगे प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है।